ये तो बहुत ही छोटी बात है। स्टूडेंट्स ऑनलाइन आपको आवाज आ रही है और क्लियर आ रही है? ज्यादा मतलब समझ भी नहीं आ रहा क्या? अब बेटर हुआ थोड़ा? इस क्लास में तो एको नहीं करती है वैसे, है ना? ठीक है, आ रहा है ना समझ? चलो आज लिमिटेशन शुरू करते हैं। आज आपकी मोर और लेस से थोड़ी और लिमिटेशन क्लास है। आपकी लिमिटेशन से जान पहचान करवानी है, ठीक है, सो दैट आपको उसकी रेलेवेंस पता लगे एंड आपको पता लगे कि क्यों और कैसे वो हर जगह कहीं ना कहीं घूम फिर के आ जाती है। ठीक है, तो लिमिटेशन पढ़ी हुई है पहले कॉलेज में? बिल्कुल ही नहीं पढ़ी हुई। उन्होंने पढ़ाई थी सब्जेक्ट चार लोग के सब्जेक्ट भी निकालो डेफिनेटली होगा। आप लोगों के सीपीसी के साथ अटैच होता है। सीपीसी का 4th यूनिट जो होता है आपका वो लिमिटेशन होता है। 4th यूनिट सेकंड पार्ट बस। तो ये था सीपीसी। सीपीसी के साथ आपकी लिमिटेशन चलता है, ऐसी बात नहीं है, बट ये अलग बात है कि कोरोना में निकल गया। ठीक है, चलो पहले हम इस सब्जेक्ट की वेटेज देखते हैं। मैंने डिफरेंट स्टेट्स के पेपर जो है सिलेबस अटैच किया है, सो दैट आपको पता चले कि लिमिटेशन की इंपॉर्टेंस कितनी है। ठीक है, ये वाला जो पहला पार्ट है ये है हरियाणा का सिलेबस। अगेन आपके हरियाणा हो, हिमाचल हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, सब में आता है, राजस्थान, सारे स्टेट्स में आपका लिमिटेशन इज अ कॉमन थिंग, वो आएगा ही आएगा। तो लिमिटेशन आप स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है, एनीवेज जब आप पढ़ोगे ना आपको पता चलेगा। एक तो छोटी सी एक्ट है 30 सेक्शंस की एंड बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, हाँ देखो यार वैसे तो महीने का सब्जेक्ट है, इफ वी गो बाय द डेज 30 डेज का सब्जेक्ट है, लेकिन क्योंकि हमारी क्लासेस जो हैं वो लगती हैं रेगुलर वाली 4 लगती हैं। ठीक है, तो हमारी क्लासेस ही 16 लगती हैं महीने में अगर हम रेगुलर वाली देखें तो। हाँ, डेढ़ का महीना तो आप लगाकर चलिए। ठीक है, तो ये है आपका हरियाणा का सिलेबस। आपकी प्री की वेटेज ऑफ दिस सब्जेक्ट वो हर जगह उतनी सी रहती है, 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। चाहे आप हिमाचल में लगा लो, चाहे आप पंजाब हरियाणा में लगा लो, चाहे आप दिल्ली में लगा लो। ठीक है, क्वेश्चंस 3 से 4 ही रहेंगे, बस उसी के हिसाब से मार्क्स की वेटेज डिफरेंशिएट करती रहती है। जैसे हमारे पंजाब एंड हरियाणा में 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो आपके 10 से 12 नंबर का आपका लिमिटेशन आ गया 12। एंड हिमाचल में 2 मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन, ठीक है, तो वहां पर वही 8 से 10 नंबर। तो इतनी प्री में आपकी वेटेज हर जगह है लिमिटेशन की। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, लिमिटेशन एक इतना इजी सब्जेक्ट है ना और इतने प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस है ना कि आप उसमें गलत हो ही नहीं सकते हो। एंड मोर सो बिकॉज ये आपके प्रैक्टिकल यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है आपका हरियाणा का, और ये आपका मेंस के सब्जेक्ट कौन सा है? सिविल लॉ 2 में फॉल करता है। ठीक है, सिविल लॉ 2 में फॉल करता है हरियाणा में। सेम पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली सब में सिविल लॉ 2 में ही फॉल करता है। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर पेपर 2 में अगर आप देखो तो सिविल लॉ में हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ, कस्टमरी लॉ, रजिस्ट्रेशन एंड लिमिटेशन, तो कितने सब्जेक्ट्स हैं?
ठीक है, जिसमें से मेजर सब्जेक्ट हिंदू लॉ ही है। ठीक है, 200 नंबर का पेपर है, हिंदू लॉ मोहम्मदन लॉ भी सेकेंडरी आ जाता है, वो इतना मेजर में नहीं आता। तो अगर हम देखें तो मेजर लॉ हमारा कौन सा है सिविल लॉ 2 में? सिर्फ हिंदू लॉ है। बाकी में अगर आप देखो तो कस्टमरी लॉ में 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, रजिस्ट्रेशन में भी 10 to 20 अगेन, एंड लिमिटेशन में भी उतना ही फॉल करता है। ये भी आपका डायरेक्टली 20 मार्क्स का आएगा, लेकिन अगर आप इनडायरेक्टली देखोगे तो आपके सीपीसी के साथ लिंक होंगे, एसआरए के साथ लिंक होंगे, ये कहीं ना कहीं आपका इनडायरेक्टली भी आ जाता है। तो मतलब डायरेक्ट वेटेज आपकी 20 नंबर की हो गई मेंस में, बट इनडायरेक्टली ये 20 नंबर और का मिलेगा आपको। हाँ जी, ठीक है। तो आप इसको क्या है, किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। जब आप पेपर देने जाओगे ना, कस्टमरी लॉ को भी ऐसे मत समझ के जाना कि कुछ नहीं आता इसमें से, इवन हर एक मार्क काउंट करता है। ठीक है, ये आपका हरियाणा का सिलेबस, देन ये आपका पंजाब का सिलेबस है। इसमें आप देखोगे तो कोई ऐसा वेरिएशन नहीं है। ठीक है, ये सिविल लॉ 2 में भी सेम है। ऊपर सिविल लॉ 1 में यहाँ पे टीपीए ऐड हो जाता है, जो कि हमारा हरियाणा में नहीं होता। ठीक है, अगेन यहाँ पर पंजाबी में हो जाता है। तो सेम यहाँ पर मार्क्स की डिवीजन तो सेम ही रहेगी, मोर और लेस पंजाब हरियाणा का सेम उससे फॉलो करता है। देन दिस इज ऑफ हिमाचल, ये हिमाचल का आपका सिलेबस है। अगेन आप यहाँ पे देखोगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, लिमिटेशन, टीपीए एंड रेंट। तो यहाँ पर भी आपका जो सिविल लॉ 2 में ही लिमिटेशन फॉल कर रहा है। ये आपका दिल्ली का है। दिल्ली में 4 पेपर ऐसे होते हैं, जनरल नॉलेज एंड लैंग्वेज, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 एंड क्रिमिनल लॉ। इसमें भी अगर आप देखो तो ये सिविल लॉ 2 में ही फॉल करता है। ठीक है, दरवाजा बंद करके और बच्चे थोड़ी पंजाब का किसने लेना इस क्लास में से? हाँ लेना, चेक कर लिया अपना, यहीं का आया सबका आसपास। सेटिंग बना लो चीटिंग की। हाँ कर लिया पहले ही, तो काफी मेक पर्चियां चिपका के ऐसे दोस्तों तो दुश्मनों की क्या है ना। चलो, तो ये सिलेबस समझ आया आपको, एंड प्लस लिमिटेशन की वेटेज समझ आई। अब एक बारी मैं आपको लिमिटेशन की इंडेक्स से गो थ्रू करवाती हूँ, ताकि आपको पता चले कि उसमें क्या क्या पढ़ना है हमने और कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, एक्सटेंशन का क्या मतलब है, एक्सक्लूजन का क्या मतलब है। फिर हम थोड़ी सी आज के लिए आपकी लिमिटेशन की लेजिस्लेटिव हिस्ट्री ट्रेस करेंगे। आज आप लोगों को कुछ एज सच जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जुडिशियल एस्पिरेंट को एक अगर कोई क्वेश्चन है वो मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगी कि ये आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। बट एज सच आज आपको लेजिस्लेटिव हिस्ट्री लिमिटेशन की कहानी सुनने को मिलेगी। ठीक है, ये है लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963। ठीक है, हमारा पढ़ने वाला सब्जेक्ट यही है। इसमें अगर आप देखो तो पार्ट पहले तो अगेन हर एक सब्जेक्ट का आपको विद इंडेक्स याद होना चाहिए, सेक्शंस विद इंडेक्स। ये चीज तो छोटी एक्ट्स के लिए तो आप ये रिस्क लेना ही मत, क्योंकि आपकी छोटी एक्ट्स में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे ही आने वाले हैं जो कि स्ट्रेट इंडेक्स बेस्ड होंगे। मैं आपको साथ साथ मार्क भी करवाऊंगी कि कैसे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सेक्शन 22 इनका बड़ा फेवरेट है, सेक्शन 24 इनका बड़ा फेवरेट है। सिर्फ क्वेश्चन पूछना है कि कौन से सेक्शन में है। ठीक है, 24 आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में बात करते हैं कि हम जो कंप्यूट करते हैं लिमिटेशन पीरियड वो कौन से कैलेंडर से करते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर कौन सा होता है, यही इंग्लिश वाला जो हम देखते हैं। ठीक है, तो ये उनके बड़े फेवरेट सवाल है कुछ। चलो
अब ये देखो, पार्ट 2 डील करता है लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशन से। ठीक है, मैं आपको साथ साथ बताऊंगी जैसे जैसे हम सेक्शंस पढ़ेंगे कि सूट्स का क्या मतलब है, अपील्स का क्या मतलब है और एप्लीकेशंस का क्या मतलब है। ठीक है, ये बात करता है एक्सपायरी, एक्सटेंशन, लीगल डिसेबिलिटी, ये कुछ पॉइंट्स हैं। एंड ये बात करता है पार्ट 3 जो है कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब यहाँ पर जो टर्म यूज हुई है वो टर्म यूज हुई है एक्सक्लूजन, और यहाँ पर जो टर्म यूज हुई है वो है एक्सटेंशन। ठीक है, तो एक्सटेंशन और एक्सक्लूजन में फर्क होता है। एक्सटेंशन में क्या होता है कि आपका इतना टाइम पीरियड हमने दिया हुआ था, एक्सटेंड करके हमने 2 दिन और दे दिया। ठीक है, एक्सक्लूजन क्या होता है कि इतना टाइम पीरियड आपको दिया हुआ था, ये खत्म हो गया, लेकिन क्योंकि इन सर्कमस्टांसेस में फॉल कर रहा है इतना पीरियड, तो हमने ये वाला पीरियड एक्सक्लूड कर दिया और इसको उठा के यहां डाल दिया। ये इसमें मत कंफ्यूज हो, अभी मैं आपको इफेक्ट सेम है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन एंड एक्सक्लूजन। एक्सटेंशन है आपने अपना ओरिजिनल टाइम पीरियड कर लिया खत्म, उसके बाद हम आपको एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। एक्सक्लूजन क्या होती है कि आप अपना जो ओरिजिनल टाइम पीरियड थे वो यूज ही नहीं कर पाए, तो जो टाइम आप यूज नहीं कर पाए ना उसको हम उठा के आगे डालते हैं। तो आपके पास एक्चुअली जो है अपना लिमिटेशन पीरियड ही यूज कर रहे हो आप, आपको एक्सटेंशन नहीं मिली है। ठीक है, तो ये आपके प्री में सवाल आता है कि इस सिचुएशन में एक्सटेंशन हुई है या एक्सक्लूजन हुई है। तो जो हमारे पार्ट 3 है वहां पर एक्सक्लूजन होती है, पार्ट 2 में हमारी एक्सटेंशन होती है। ठीक है, ये आपने प्री के लिए ख्याल रखना है। वो एडवाइस जब मैं आपको करवाऊंगी साथ साथ तब मैं आपको बताती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट वाले नहीं आए ना, आप दोनों थे, मैंने आपको एक प्रोपोजिशन दी थी, करिए ढूंढिए। चलो, पार्ट 4 बात करता है ईजमेंट की, रिवर्सनर, सर्विएंट एंड 27 बात करता है एडवर्स पोजीशन। अब हम आते हैं, ये आपको मैंने इसीलिए दिखाया क्योंकि अब जब मैं आपको लेजिस्लेटिव हिस्ट्री ट्रेस करवाऊंगी तो आप देखोगे कि आपको बार बार इस इंडेक्स से रिलेट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपनी लेजिस्लेटिव हिस्ट्री से, विच आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ सुनो, एक जो 2 पॉइंट है जो आपको याद रखने की जरूरत है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो हम लेजिस्लेटिव हिस्ट्री अपनी जो ट्रेस करते हैं लिमिटेशन की, वो करते हैं साल 1623 से। 1623 में इंग्लैंड में पहली बारी लॉ ऑफ लिमिटेशन बना और उसको नाम दिया द स्टैट्यूट ऑफ जेम्स। इट वाज इन 1623 की द स्टैट्यूट ऑफ जेम्स आया। ठीक है, जब ये वाला 1620 लेजिस्लेटिव हिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद 1859 में पहली बार भारत में आपका लिमिटेशन लॉ आया। उस लिमिटेशन लॉ को हमने बोला द ब्रिटिश लॉ ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, अब वो वाला ब्रिटिश लॉ ऑफ लिमिटेशन भी ऐसा था कि वो सब जगह एप्लीकेबल नहीं था। द ब्रिटिश लॉ ऑफ लिमिटेशन, ये वाला जो लॉ ऑफ लिमिटेशन था, ये मैंने आपको कहा सब जगह एप्लीकेबल नहीं था। वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल था, कौन से कोर्ट्स थे हमारे पास उस टाइम पे? उस टाइम पे हमारे पास 3 डिवीजन ऑफ कोर्ट्स थे। एक तो हमारे पास थे सुप्रीम कोर्ट, 3 सुप्रीम कोर्ट थे उस टाइम।
ठीक है, जो हमारा हाई कोर्ट का कंसेप्ट है वो 1861 में आया था। उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट था, बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा वाले 3 हाई कोर्ट्स थे हमारे पास। इनके ऊपर लगता था ये द स्टैट्यूट ऑफ जेम्स, इंग्लिश लॉ वाला। फिर हमारे पास था एक ईस्ट इंडिया कंपनी का कोड। ईस्ट इंडिया कंपनी का कोड जो था उसपे अगेन कौन से मैटर्स आते थे, जो मैटर्स रिलेटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी थे, जो कंट्रोवर्सी उससे रिलेटेड होती थी, वो वाले इस कोड में आते थे। और यहाँ पर भी हमारा लॉ ऑफ लिमिटेशन नहीं लगता था, यहाँ पर लगता था इनके अपने रूल्स, इनके खुद के रूल्स लगते थे उस कोर्ट में। देन लास्ट में आ गए रॉयल कोर्ट्स, जिनको हम ऑफिशियल कोर्ट्स भी कहते थे। वहां पर हमारा ये 1859 वाला लॉ लगता था। ठीक है, तो आप देख रहे हो कितनी प्रॉब्लम थी लॉ ऑफ लिमिटेशन में। अगर आप यही इस प्रोविंस पे रह रहे हो लेकिन आपका मैटर ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड है, तो आपके ऊपर लॉ ऑफ लिमिटेशन 1859 वाला नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा। ठीक है, सेम यही चीज कि आपने अगर सुप्रीम कोर्ट में पहले आपका नीचे वाले कोर्ट्स में केस चल रहा था, उसके लिए लिमिटेशन पीरियड अलग होगा। एंड अगर आपने वही मैटर सुप्रीम कोर्ट में लेके जाने हैं, कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे वाले में, वहां पर लिमिटेशन पीरियड अलग होगा। ठीक है, तो इस चीज ने बहुत ही हैवक सा क्रिएट किया हुआ था एज टू लिमिटेशन पीरियड। ठीक है, उसके बाद in the year 1862 in the year 1862 जो ये वाला ब्रिटिश लॉ ऑफ लिमिटेशन है, that was made applicable to all the courts। ठीक है, बट ये वाला जो एक्ट है ये 1871 के एक्ट ने रिपील कर दिया। 1871 के एक्ट ने 1862 में जो पूरा इन्फोर्स किया गया था, जो 1859 वाला लिमिटेशन एक्ट था, उसको क्या कर दिया, रिपील कर दिया एंड एक नया एक्ट आ गया 1871 का। अब इसको लाने के लिए कुछ रीजंस थे। इसको लाने का पहला रीजन ये था कि इसमें शेड्यूल ऐड किया गया। ठीक है, जो शेड्यूल हम अभी देख रहे हैं अपने लिमिटेशन एक्ट में, वो पहली बारी 1871 के एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, देन उसमें एक और एडिशन की गई, एडवर्स पोजेशन। जो एडवर्स पोजेशन का कंसेप्ट है, जो हमने सेक्शन 27 में देखा अभी यहाँ पर, वो वाला एडवर्स पोजेशन का कंसेप्ट जो है, इट वाज बाय वे ऑफ 1871 की एक्ट जो हमने इंट्रोड्यूस किया था। बट यहाँ पर ये सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे लग रहा था। ठीक है, अब अगेन ये वाली एक्ट भी डायनामिज्म, सोसाइटी इज डायनेमिक, सो शुड बी द लॉ। तो चेंज हो रहा था सोसाइटी, लॉ को भी चेंज करने की जरूरत थी। 1877 में नया एक्ट आया जिसने इस एक्ट को रिपील कर दिया। इस एक्ट में ऑफ कोर्स और डिफरेंस आया। पहली चीज, इसमें ईजमेंट का कंसेप्ट आया। ये सब ना क्रिटिसिज्म नहीं किया। हाँ, ये वही कर रहे थे। ठीक है, हमारी तो 1963 वाली है। ये ईजमेंट का एक्ट 1877 की एक्ट में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ। सेकंड चेंज इन्होंने क्या लाया, जो एडवर्स पोजेशन का कंसेप्ट अभी तक सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लग रहा था, अब इन्होंने मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके बाद आई एक प्रिवी काउंसिल की जजमेंट। ठीक है, प्रिवी काउंसिल की जजमेंट आई
वासुदेवा वर्सेस सुधीर समथिंग था। उस जजमेंट के द्वारा बताया गया कि देयर इज अ नीड फॉर कंसोलिडेशन एंड देयर इज अ नीड टू मेक अ न्यू लॉ इन रिलेशन टू लिमिटेशन, जो कि पूरा सारा लॉ कवर करता हो। इसके जजमेंट के बेसिस पे प्रिवी काउंसिल की एक जजमेंट आई। उन्होंने कहा कि टाइम आ गया है जब हमारे को एक नया लॉ बनाने की जरूरत है इन रिलेशन टू लिमिटेशन, और ये साल था 1908 का। ठीक है, 1877 के बाद 1908 में हमारे पास आई लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1908, और वो किस वजह से आई थी? बेस्ड ऑन दी जजमेंट ऑफ प्रिवी काउंसिल वासुदेव वर्सेस एस समथिंग है, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर बोला गया कि देयर इज अ नीड टू अगेन अमेंड एंड चेंज द लॉ ऑफ लिमिटेशन। अब मैं आपको वो चेंजेस भी बताऊंगी कि क्या क्या थे। यहाँ पर अगेन जो आपका शेड्यूल था, उसको अमेंड किया गया। ठीक है, शेड्यूल को अमेंड किया गया और शेड्यूल में कुछ ऑल्टरेशंस करी गई। मैं आपको अभी कंपेयर करके दिखाऊंगी 19 दरवाजा बंद कर दो 1908 वाली एक्ट और 1963 वाली एक्ट, एंड दिखाऊंगी कि 1908 वाली एक्ट में एंड 1963 वाली एक्ट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, सब्सटैंशियली वो सेम ही है, बट ऑफ कोर्स कुछ तो फर्क होगा, कुछ तो जरूरत थी जो 1963 वाली एक्ट बनी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। एंड फन फैक्ट, 1908 वाली एक्ट ही बांग्लादेश पे लगती है, पाकिस्तान पे लगती है, और उनकी अभी भी वही चल रही है। ठीक है, शेड्यूल इन्होंने जो है अमेंड किया, एंड इसमें एक और प्रोविजन दिया कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर आपने केस करना है या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी केस है, उसका लिमिटेशन पीरियड इन्होंने डाल दिया 60 इयर्स। उन्होंने कहा गवर्नमेंट से रिलेटेड जो केस होगा उसका लिमिटेशन पीरियड है 60 इयर्स, जो 1908 के शेड्यूल में था। ठीक है, तो यूपी का भी जी सेम ही होता है लिमिटेशन का। मुझे आई डोंट नो उसमें सिविल लॉ 1 में है या सिविल लॉ 2 में है, बट वो आप एक बार ही चेक कर लेना। ये देखो, जो हम ये लिमिटेशन एक्ट में खोल रही हूँ ये एक्चुअली पाकिस्तान की है, तो दिस वाज द सेम एक्ट व्हिच वाज एप्लीकेबल इन इंडिया आल्सो। ठीक है, वो पार्टीशन होने के बाद उन्होंने वही कंटिन्यू किया है, फिर आज हमने चेंज कर दिया, एंड बांग्लादेश की भी सेम है। तो अगर आप ये देखो, it extends to whole of Pakistan. The word Indian was omitted in 1949. तो अगर आप देखो, आपकी लिमिटेशन आपकी वेयर एक्ट्स खोलो, साथ साथ इन सेक्शंस को चेक करो। ठीक है, सेकंड सेक्शन आपका भी उसी में ही होगा, डेफिनेशन। देन सेक्शन 3 बार होगा, इसका सब्सटैंटिव पार्ट सेम है, डिसमिसल ऑफ सूट्स इंस्टीट्यूटेड आफ्टर पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, देन फोर्थ सेक्शन भी सेम होगा, फिफ्थ भी सेम है, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। सिक्स्थ लीगल डिसेबिलिटी की बात करता है। सेवेंथ डिसेबिलिटी ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स। 8 में एक्सेप्शंस हैं, 9 में कॉन्टिन्यूअस रनिंग, 10 में सूट्स अगेंस्ट ट्रस्टीज,
बस क्या हो गया? 11 में वही सूट्स ऑन फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स। अगेन आप पार्ट 3 देखो, सेम है कॉम्प्यूटेशन। 12 में एक्सक्लूजन है लीगल प्रोसीडिंग्स। 13 में ये थोड़ा डिफरेंट है। 14 सेम है आपका। 15 में मोर और लेस सेम है। एग्जीक्यूशन ऑफ टाइम ड्यूरिंग व्हिच प्रोसीडिंग्स आर सेट असाइड, ये हमारा 15 में ही ऐड हो गया है। 16 में सॉरी यहाँ पर जो 17 है आपका, वहां पर 16 होगा। इफेक्ट ऑफ डेथ, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड 17 में था वापस। एक्नॉलेजमेंट हमारा सेक्शन 18 है वहां पर, अभी यहाँ पर 19 है। 20 जो है यहाँ पर, वहां पर वो 19 है। एजेंट ऑफ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी, ये हम वहीं पे कर लेते हैं जब डिसेबिलिटी के सेक्शंस होते हैं हमारे। सब्स्टिट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटिफ और डिपेंडेंट, वहां पर 21 है, यहाँ पर 22 है। कॉन्टिन्यूअस ब्रीचेस एंड रॉन्ग, वहां पर 22 है, यहाँ पे 23 है। कॉम्पनसेशन ऑफ एक्ट विदाउट एनी स्पेशल डैमेज। कॉम्प्यूटेशन, ये देखो जो मैं आपको 24 वाला बात करी थी, यहाँ पे 25 है। एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन, ये ईजमेंट वाला पार्ट आ गया जो आपका वहां पे 25 है। एक्सक्लूजन ऑफ रिवर्जन एट सॉल्वेंट हमारा 26 है, अभी यहाँ पे 27 है। इसमें रिवर्स पोजीशन नहीं है, ठीक है, बट हमारा रिवर्स पोजीशन भी है। तो आपने देखा कि ये मोर और लेस सब्सटैंटिव लॉ हमारा सेम है, वही जो 1908 वाला था। बट एक ऐसी प्रॉब्लम हमने फेस करी 1908 के एक्ट में, जो अभी हमारा बहुत प्रेजेंट डे में बहुत हैवक क्रिएट कर रही थी। वो चीजें क्या थी? वो था इसका शेड्यूल। इसका शेड्यूल जो था ना, इसकी शेड्यूल ने सारा कुछ मेंशन किया, कौन से केसेस हैं, कौन सा पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, टाइम भी पूरा मेंशन किया। बट जो इनका डिवीजन था ऑफ द टाइप्स ऑफ सूट्स या टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस, वो यूनिफॉर्म नहीं था, ठीक है। और जो डिस्क्रिप्शन थी ना, वो ऐसे दी हुई थी कि उसमें लूप होल्स क्रिएट हो गए थे। लूप होल्स क्रिएट होने का क्या मतलब था कि वकील जो थे ना, वो इस शेड्यूल का फायदा उठा रहे थे। जिस तरीके की डिस्क्रिप्शन दी होती थी ना, वो लिमिटेशन लॉ से सेव होने के लिए ऐसे प्लेन ड्राफ्ट करते थे कि एक्चुअली सूट कुछ किसी और टाइप का हो, बट वो दिखे किसी और टाइप का, सो दैट वो इस वाइड कैटेगरी में फॉल कर जाए, ठीक है। एंड फिर वो लिमिटेशन का देखो, अगर 30 डेज, 90 डेज, 6 मंथ्स, 1 ईयर, ये जो 1 ईयर, ये जो सारी डिस्क्रिप्शन भी थी ना, ये भी ऐसे नहीं थी कि यूनिफॉर्मली मेंशन्ड हो। एंड प्लस यहाँ पर जो आपका सूट्स का पीरियड ऑफ लिमिटेशन था ना, वो बहुत वेरी कर रहा था। मतलब कि सूट्स के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 60 साल का टाइम दिया हुआ था फॉर 60 इयर्स। बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए इन्होंने 12 साल का टाइम भी दिया हुआ था। तो वो वाला टाइम क्या था? बहुत एक्सेसिव था, जिसकी जरूरत नहीं थी, जो कि एक्चुअली लिमिटेशन लॉ के पर्पस को डिफीट कर रहा था। और लिमिटेशन लॉ का पर्पस क्या है? इट इज अ स्टैट्यूट ऑफ जस्टिस, पीस एंड रिपोज। इसका भी मैं मतलब आपको बताऊंगी। एंड ये आपका 10 मार्क का क्वेश्चन आता है मेंस में कि लॉ ऑफ लिमिटेशन इज अ स्टैट्यूट ऑफ जस्टिस, पीस एंड रिपोज, कमेंट, ठीक है। ये मैं आपको साथ साथ करवाऊंगी, ये वाला आंसर स्पेसिफिकली मैं लिखवाऊंगी। तो एक ये इशू आ रहा था। फिर हमने इस चीज को काउंटर करने के लिए थर्ड लॉ कमीशन रिपोर्ट, थर्ड लॉ कमीशन के रिपोर्ट के बेसिस पे हमारे को एक सजेशन आई कि आपको इस लॉ को, शेड्यूल को अमेंड करके इसको प्रॉपरली अलाइन करके लिखना चाहिए। एंड
सूट्स को मोर डिस्क्रिप्टिव कर दो, जो टाइप्स ऑफ सूट्स है उनको ज्यादा डिस्क्रिप्टिव कर दो ताकि एम्बिग्विटी ना रहे, ठीक है। तो सब्सटैंटिव पार्ट हमारा सेम रहा, बट इट वाज द शेड्यूल व्हिच वाज अमेंडेड, जो 1908 से 1963 में मेजर चेंज आया, ठीक है। ये है आपके प्री का क्वेश्चन। पहली चीज कि 1963 की एक्ट किस लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पे आई? इट वाज थर्ड लॉ कमीशन रिपोर्ट। ये देखो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, उनकी ही साइट से हम एक बार चेक करते हैं। ये है वो थर्ड लॉ कमीशन की रिपोर्ट ऑन लिमिटेशन एक्ट जो 1956 में आई थी, जिसके बेसिस पे हमने 1963 वाला अपना लिमिटेशन एक्ट ड्राफ्ट किया है। कॉन्फिडेंशियल एविडेंस पढ़ा आज स्टार्ट हुआ है, वीर सिंह सर करा रहे हैं। अच्छा तुम लोग का तो इवनिंग में है ना, ठीक है। एविडेंस में ना एक सेक्शन है, सेक्शन 123। सेक्शन 123 कहता है कि जो स्टेट रिकॉर्ड्स होते हैं ना, अनपब्लिश्ड ऑफिशियल स्टेट रिकॉर्ड्स, उसको आप एविडेंस में पेश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो मैटर ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी होता है एंड उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आपको स्टेट अलाउ करेगा, ठीक है। नहीं आपको तभी बता रही हूँ, ऊपर लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल नॉट फॉर पब्लिकेशन और खुद की साइट पे ही मेंशन है, ठीक है। चलो हम तो पढ़ लेते हैं, बट कॉन्ट्राडिक्टरी है ये चीज, एविडेंस में दे सकते हैं, बट अगेन अब यहाँ पर इन्होंने पब्लिश करी है तो मतलब इट इज मेड अवेलेबल टू पब्लिक, ये पब्लिश हो गई है, आप इसका दे सकते हो, ठीक है। वो अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है। तो ये है उसकी इंडेक्स, हमने सारा नहीं पढ़ना होता इसमें, ठीक है। अगेन हम वैसे करवाते नहीं है, बट बिकॉज आपकी ये जनरल इंट्रोडक्शन क्लास है तो आपको अब एटलीस्ट आप ये वाला क्वेश्चन तो गलत नहीं करके आओगे अपने प्री में, आपको याद होगा कि आपने लॉ कमीशन की रिपोर्ट खोल के देखी थी। एमसीसी तलवार, ठीक है। हम यहां से 2-4 लाइनें पढ़ेंगे एंड बाकी अपना दूसरा काम देखेंगे। The utility of statute of limitation has never been a matter of serious doubt or dispute. उन्होंने कहा हमें लिमिटेशन की इंपॉर्टेंस में तो कोई डाउट है ही नहीं। It has been said that the statute of limitation is a statute of repose, peace and justice. ये आपका जो क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, क्योंकि आपकी यहाँ पर रिपोर्ट में ये वर्डिंग्स यूज हुई हुई है, यहाँ से उन्होंने ये सवाल बनाया हुआ है। तो अगर आपका जब आंसर आता है आप वहां पर मेंशन कर सकते हो द सेम स्टेटमेंट हैज बीन यूज्ड इन द थर्ड लॉ कमीशन रिपोर्ट, ठीक है, बाय एमसीसी तलवार। तो अगेन ये वो होता है कि कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ डिफरेंट है आपके आंसर में, ठीक है। अब इन्होंने मतलब बताया उसका कि है क्या। इट इज वन ऑफ रिपोज बिकॉज इट एक्सटिंग्विशेस स्टेल डिमांड्स एंड क्वाइट्स टाइटल। In words of John Boyd, controversies are restricted to a fixed period of time, lest they should become immortal when men are mortal. किसी को मतलब समझ आया लाइन का? इन्होंने कहा कि लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, हमने एक लिमिट लगा दी आप पे। सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन कहता है कि अगर आपने
आपके पास हमने टाइम पीरियड दिया है, अगर आपको अपना राइट क्लेम करना है ना तो उतने ही टाइम में आके आप क्लेम कर लो। अगर आप उतने टाइम में आकर अपना जो राइट है वो क्लेम नहीं करते तो आपका राइट तो सरवाइव कर जाएगा लेकिन आपकी रेमेडी हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि करना जरूरी था, क्योंकि आप जितनी पुरानी डिमांड्स करते जाओगे उतना आपका एविडेंस जो है वो एक्सटिंग्विश होता जाएगा, वो खत्म होता जाएगा ऑन वन हैंड, एंड सेकंड हैंड जिस पर्सन के ऊपर आपने केस करना है उस पर्सन के माइंड में को तलवार लटकती रहेगी कि केस हो सकता है, एंड दैट इज गोइंग टू क्रिएट मतलब एक अनहैप्पीनेस और एक डिसकंटेंटमेंट वाली फीलिंग अमंग द सिटीजंस, तो वो हम नहीं करने देंगे। Then उन्होंने कहा it quotes the title in words of John White, controversies are restricted to a fixed period of time lest they should become immortal while men are mortal। उन्होंने कहा आदमी जैसे मरते हैं वैसे ही हमें कंट्रोवर्सीज को भी दबाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। अगर हमने ये वाली लिमिट ना लगाई होती तो आपकी कंट्रोवर्सीज कभी खत्म ही ना हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा इट इज इन दी, मैं आपको आगे वो भी दिखाऊंगी कुछ मैक्सिम्स जिसपे हमारा लिमिटेशन एक्ट बेस्ड है, कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी दैट लिटिगेशन मस्ट कम टू एन एंड। ठीक है, फिर उन्होंने कहा इट सिक्योर्स पीस एज इट इंश्योर्स सिक्योरिटी ऑफ राइट्स। जिसने केस करना है उसको भी पता होगा कि मेरे पास 3 साल का पीरियड है कि मैं इतने टाइम में केस करके अपना पैसा या ब्रीच के लिए पैसा ले सकता हूँ या कॉम्पनसेशन ले सकता हूँ, एंड जिसके अगेंस्ट होना है उसके पास भी ये एक सेटल होगा दिमाग में कि इतना पीरियड ही है, उसके बाद मुझे हरास नहीं किया जाएगा। बेस्ड ऑन अगेन लिमिटेशन का मैक्सिम, ही हु स्लीप्स ओवर हिज राइट कैन नॉट अवेल रेमेडी। ठीक है, जितना टाइम आपको दिया हुआ है उतने टाइम में आप रेमेडी करके अपना राइट ले लो। अगर आप अपने राइट्स के ऊपर सोते रह गए तो हम आपको बाद में राइट भी नहीं दे, रेमेडी नहीं देंगे, राइट आपका सरवाइव करेगा। बट लॉ ऑफ लिमिटेशन की जगह एक लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन भी है। लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है, आपकी रेमेडी भी खत्म हो जाती है, आपका राइट भी खत्म हो जाता है, और उसका बेस्ट एग्जांपल है एडवर्स पोजेशन जो हम सेक्शन 27 पढ़ते हैं। सेक्शन 27 इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉट लॉ ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, एंड अगर आप थोड़ी सी और हिस्ट्री देखते हैं इससे पहले वाली हिस्ट्री, तो आप देखोगे कि जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है ना वो पर्सनल लॉज पे लगता ही नहीं था, वो एग्जेम्प्टेड था। ना हिंदूज लॉ ऑफ लिमिटेशन लगाते थे अपने पर्सनल लॉज के केस में, ना मुस्लिम्स लगाते थे, ना क्रिश्चियंस लगाते थे, ये सब लगाते थे लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, एंड उसका क्या मतलब था कि जब रेमेडी खत्म हुई तो राइट भी खत्म हो गया, बट वहां पर उन्होंने वो टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा रखा होता था, 12-12 साल का रखा होता। ठीक है, and it secures justice as by lapse of time evidence in support of the right may have been destroyed। ये तो समझ आया, जस्टिस कैसे आप प्रूव कैसे करोगे केस अपना, बाय वे ऑफ एविडेंसेस ओनली। एविडेंसेस ही खत्म होते जा रहे हैं तो आपको जस्टिस मिलने के चांसेस भी खत्म होते जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि ह्यूमन मेमोरी कैन फेड, इवन डॉक्यूमेंट्स कैन वैनिश। ठीक है, तो इसीलिए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप अपना राइट सिक्योर कर लो। तो ये है रीजन जहां पे हम इसको स्टैट्यूट ऑफ जस्टिस पीस एंड रिपोज कहते हैं। आगे इन्होंने ये देखो, अंडर द हिंदू jurisprudence there was only a law of prescription and no law of limitation as such. For the acquisition of title by prescription, a period of 20 years was laid down by certain Smriti writers। ये आपको करने की जरूरत नहीं है। This was the position not only in Hindu society but other countries also. So before this James Statute of 1623, there was no specific law of limitation। हमने पढ़ा ना इंग्लिश लॉ में कौन सा चल रहा था, स्टैट्यूट ऑफ जेम्स। तो उससे पहले वाले में पर्सनल लॉज गवर्न हो रहे थे एंड देयर वाज नो एज सच लॉ ऑफ लिमिटेशन, सिर्फ लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे चल रहा था। 1859 में आया
फिर 1877 में आया, ये रहा वो केस वासुदेव वर्सेस श्रीनिवासन। अगेन 1908 के एक्ट में 30 सेक्शंस एंड 183 आर्टिकल्स थे, लेकिन वो कैसे थे, वो ठीक से डिवाइडेड नहीं थे। ये देखो, फॉर अपील देयर आर 6 पीरियड्स रेंजिंग फ्रॉम, पहले तो यही पढ़ते हैं सूट्स वाला। आर्टिकल्स रिलेटिंग टू सूट्स आर डिवाइडेड टू 10 पार्ट्स एंड कितने से, पीरियड रेंजेस फ्रॉम 30 डेज टू 60 इयर्स। 60 इयर्स का लिमिटेशन पीरियड जस्टिफाइड है। For appeals, there are 6 periods ranging from 7 days to 6 months, and for applications, there are 9 periods ranging from 10 days to 12 years. Variation देखो 10 दिन और 12 साल एप्लीकेशन के लिए। फिर इन्होंने बोला कि अब हमें रिफॉर्म की जरूरत है, और यहाँ पर फिर हमारा ये वाली रिकमेंडेशन आई थी एंड 1963 की एक्ट है। ये आपकी जो वो होती है ना, जो ऑफिशियल प्रिंट होता है उसमें वो इसी तरफ देते हैं, आज भी ऐसे ही होता है, ठीक है। चलो इतना तो लगा लो, इतनी लेवरेज तो दे दो उनको, ठीक है। तो ये है हमारी लिमिटेशन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। It was on the recommendation of third report of Law Commission that the limitation 1963 came into existence. 5th October को इसकी assent date है, enforcement date 1st January को है। Of course ये सारी चीजें आपको याद होंगी, रखनी है। assent date और enforcement date का difference पता है सबको? हाँ? और एनफोर्समेंट डेट जिस दिन वो अप्लाई करना शुरू होती है, ठीक है। देन इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, और 2019 के बाद इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अगेन आई थिंक ये अब आपको पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में पीछे शेड्यूल्स दे रखे हैं, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी वेदर दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन जम्मू एंड कश्मीर या नहीं, तो आपने सिर्फ वो एक्ट खोलनी होती है, एंड वो एक्ट खोल के आपने उनका शेड्यूल नंबर 5 देखना होता है, खोल के दिखाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ वो तो सारा आ गया ना, बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं था ना वो वाला सारा, तो वो सारे उन्होंने यूटीज बना के वो सारे इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसका लिमिटेशन का जो आर्टिकल है वो शायद 96 है शेड्यूल 5 में, वहां पर मेंशन्ड है, एंड आर्टिकल 96 ऑफ शेड्यूल 5 के बेसिस पे जो लिमिटेशन एक्ट है इट इज नाउ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, ठीक है। शेड्यूल 5 का मैं वही तो कह रही थी, खोल के दिखाओ। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का शेड्यूल 5 का आर्टिकल 96 जो है वो मेंशन करता है कि लिमिटेशन एक्ट जो है इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। देखना है, दिखा दे, सबको देखना है।
ये इनका फिफ्थ शेड्यूल शुरू हो गया। लिमिटेशन एक्ट 57 है, ठीक है। ये देखो आर्टिकल नंबर 57 कहता है फिफ्थ शेड्यूल द लिमिटेशन एक्ट इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 1 वर्ड्स एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी ओमिटेड। ये देखो ना, हाँ जी, क्या कह रहे हैं, जिस मतलब कि अभी आपने बताया ना जो ये अप्लाई 2019 में कि ये जो होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई मतलब ये पहले वाला है ना, नहीं, हाँ उन्होंने बोला कि हम अब क्या करना है। अब ये था कि आर्टिकल जब 370 एब्रोगेट किया गया तो बहुत सारी एक्ट्स में हमको अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ेगी और हर एक एक्ट में अमेंडमेंट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, हर एक एक्ट में हर एक जगह अमेंडमेंट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने ये एक्ट निकाल दी और उन्होंने बता दी कि ये वाली सारी एक्ट्स जो शेड्यूल 5 में मेंशन्ड है ना, अब ये वाली सारी एक्ट्स वहां पर भी लगेंगी। तो मतलब कि जो 2019 तक हमारे पास सेक्शन 2 में लिखा हुआ आता था कि दिस एक्ट शैल बी एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने बोल दिया शेड्यूल 5 के हिसाब से ऑर्डर निकाल दिया कि अब इस सेक्शन 2 में, सेक्शन 1 के 2 में जो एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है इसको हटा दो। तो अब हमारे पास क्या रह गया, इट शैल बी एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। क्लियर है? ये जो शेड्यूल में आपकी नंबरिंग होती है इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। तो जो हमारी लिमिटेशन एक्ट में भी शेड्यूल 1 है ना, उसके जो नंबर्स होंगे ना 1 2 3 वो उनको हम आर्टिकल्स बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो जो है वो आर्टिकल्स, ठीक है। अगेन ये वाला पॉइंट हम करेंगे, लेक्स फोरी का क्या मतलब होता है एंड क्यों है और कहां से हमारे पता चला कि लेक्स फोरी है। प्रोसीजरल एडजेक्टिव लॉ, ये तो आपने ऐसे याद रखना ही है, क्या होता है प्रोसीजरल लॉ और क्यों है ये प्रोसीजरल लॉ। लॉ का टाइप्स पता है, सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है, ठीक है, एंड प्रोसीजरल लॉ राइट्स एंड ड्यूटीज का प्रोसीजर यूज करने का, अप्लाई करने का, एक्वायर करने का प्रोसीजर बताता है। तो लिमिटेशन जो है इट हैज ऑलवेज बीन रेड विद सीपीसी। सीपीसी हमारा मेन प्रोसीजरल लॉ है, ठीक है, एंड उसको साथ में सबऑर्डिनेट है लिमिटेशन एक्ट। तभी आपका जो पेपर भी आता है ना वो ऐसे आता है कि यूनिट 4 ये बन के आता है आपका जो सेमेस्टर एग्जाम्स, ठीक है। एग्जॉस्टिव इन नेचर, अगर हम यहाँ पर देखें तो इन्होंने बोला हुआ है, अगर आप अपना प्रीएम्बल खोल के देखें लिमिटेशन एक्ट का, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड, ठीक है। मैंने आपको जो हिस्ट्री ट्रेस करके दिखाई उससे आपको पता चल गया कि अमेंडमेंट्स हुई है। एंड जो मैंने आपको फर्स्ट बताया था कि जब 1859 में ब्रिटिश लॉ ऑफ लिमिटेशन लगा था, उससे पहले आज सच हमारे पास कोई सब्सटैंटिव लॉ था ही नहीं लिमिटेशन का। हम क्या कर रहे थे, हम पर्सनल लॉज पे ही चल रहे थे, ठीक है। तो वही वो सारा लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पे अलग लग रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉरी ब्रिटिश कोर्ट्स पे अलग लग रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी कोर्ट्स में अलग लग रहा था, ऑफिशियल कोर्ट्स में अलग लग रहा था, पर्सनल लॉ से अलग लग रहा था, इसको हमने सारे को इकट्ठे किया और 1862 में वो 1859 वाला एक्ट ही ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल कर दिया, ठीक है। एंड इंडिया का मतलब था ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। इट इज कंसोलिडेटेड का मतलब ही हो गया कि इट इज एग्जॉस्टिव। इट इज कंसोलिडेटेड क्योंकि बिखरे हुए लॉ को उसने समेटा एंड अमेंडमेंट तो हमने करी। अब लिमिटेशन इज अ जनरल लॉ, ठीक है, इट इज अ जनरल लॉ एंड इसके ऊपर जब मैं आपको सीआरपीसी में भी कुछ प्रोविजंस दिखाऊंगी, देन मैं आपको हिंदू लॉ में भी कुछ प्रोविजंस दिखाऊंगी जिसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है ओवर लिमिटेशन, ठीक है। तो मतलब दिस इज अ जनरल लॉ जो हम पढ़ते हैं, क्लियर है। ये मैगजीन्स हैं आपके जो लिमिटेशन पे एप्लीकेबल होते हैं,
आपसे सवाल प्री में भी पूछा जाता है कि कौन से दो मैगजीन्स हैं जिसके बेसिस पे लिमिटेशन एक्ट बनी हुई है, और आपसे सवाल मेंस में भी पूछा जाता है डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑन विच लॉ ऑफ लिमिटेशन इज बेस्ड। तो हमारा पहला क्या है, इंटरेस्ट रिपब्लिके अट सिट फिनिस लिटियम, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट लिटिगेशन शुड कम टू एन एंड, vigilantibus non dormantibus jura subvigilant, law comes to the assistance of the vigilant and not of the sleepy। लिखिए बिल्कुल नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखो मैक्सिम्स का भी ना एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, वो आपसे ऐसे नहीं पूछेंगे, मतलब चलो लिमिटेशन का तो ये आ गया कि वो आपको ये ऑप्शंस में दे देंगे कि इनमें से कौन से जो मैक्सिम्स है उस पे लिमिटेशन बेस्ड है, वो तो आप कर लोगे। दूसरा एक टाइप का क्वेश्चन आता है मैक्सिम्स पे कि इस मैक्सिम का मतलब क्या है, ठीक है। अब वो सारे टाइप ऑफ मैक्सिम्स जो है याद रखना इज अ डिफिकल्ट थिंग, ठीक है। तो आपको ना आइडिया लगाना पड़ता है, जब भी आप कोई मैक्सिम पढ़ते हो ना उसको सीधा रटा मत करो, आप देखा करो कि वो कुछ ना चीजें इंग्लिश वाली भी होती हैं एंड उसको तोड़ तोड़ के उसका मतलब समझने की कोशिश किया करो, तो आप देखोगे विद टाइम आपको वर्ड्स का ही मतलब पता लगने लग जाएगा ये लेटेंट मैक्सिम्स की। एंड उसके बाद अगर आपको वो ऑप्शन आती है तो आपके लिए इजी हो जाता है पता लगाना कि इसका मतलब ये निकल रहा है, इसका मतलब ये ज्वाइन करके ये, ठीक है। तो हमेशा मैं ये सलाह देती हूँ रट्टे से ज्यादा लॉजिक को समझने की कोशिश किया करो, पेपर निकालना बड़ा इजी हो जाता है। डन। Discuss the principles on which law of limitation is based. Principles / maxims. Discuss the principles / maxims on which law of limitation is based. अगर अब आप इसको देखो, इंटरेस्ट का क्या मतलब हुआ, इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट ही हुआ, रिपब्लिक का स्टेट हुआ, फिनिश का मतलब हुआ फिनिश, लिटियम का मतलब होता है लिटिगेशन, ठीक है। विजिलेंटिबस का मतलब होता है विजिलेंट, डोरमेंटिबस स्लीपिंग का मतलब होता है, एंड सबविलेंट मतलब कि सर्वेंट, ठीक है। तो लॉ किसका सर्वेंट है, ज्यूरा मतलब लॉ, जो लॉ किसका सर्वेंट है, उनका जो विजिलेंट है, एंड नॉट दोज हु आर स्लीपिंग, ठीक है। तो ये तरीका है मैक्सिम्स को याद रखने का, मतलब पता लगाने का, क्योंकि वो बहुत बारी आपको ऐसे सवाल दे देते हैं कि मैक्सिम का मतलब बताओ, तो आप जो भी मैक्सिम पढ़ो उसको इस तरीके से पढ़ो कि आपको वो वर्ड का ही मीनिंग पता हो, ठीक है। चलो अब मैं आपसे एक प्रोपोजिशन डिस्कस करूंगी, कॉन्ट्रैक्ट सबने पढ़ लिया, डन ना। तो अब मुझे ये नहीं सुनना कि ये तो हमने पढ़ा है, ठीक है। एक ये रियल लाइफ प्रोपोजिशन है, आप लोगों ने ये बताना है फॉर और अगेंस्ट दोनों। मैंने ये होमवर्क दिया था, किया नहीं है, तुम लोगों को आंसर भी पता है,
लेकिन सिर्फ केस लॉ ढूंढने के लिए कहा था, वो भी कोई नहीं करके लेकर आया। चलो प्रोपोजिशन है कि ए और बी, ठीक है, ए ने बी को एक्स अमाउंट दी, ठीक है। चलो हम फॉर क्लैरिटी 100 रुपए रख रहे हैं, इसने 100 रुपए इसको उधार दिए, तो मतलब कि ये क्या है, क्रेडिटर और ये है डेटर। अब हुआ क्या, जब रिटर्न करने थे पैसे उसने रिटर्न नहीं किए, तो मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितना लिमिटेशन पीरियड होगा, 3 इयर्स। तो हम सपोज करें 2010 में लिया, 2013 तक उसका लिमिटेशन पीरियड था, ठीक है। लिमिटेशन पीरियड हो गया खत्म। अब 2014 में इसने क्या किया, बी ने एक चेक इशू किया, बी ने एक चेक इशू किया इन फेवर ऑफ ए, और ये चेक हो गया बाउंस, ठीक है। अब ये चेक बाउंस हो गया, मतलब ये अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट इसके प्रोसीडिंग्स चल सकती है, ठीक है। अब हमने इस प्रोसीडिंग्स को चैलेंज किया है कि ये वाली प्रोसीडिंग्स मेंटेनेबल नहीं है। पहले तो मुझे समझाओ, प्रोपोजिशन समझ आई? कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई प्रोविजन है जो रह गया, जो मैंने नहीं लिखा यहाँ पे? बी ने जो क्या किया, बी ने चेक इशू किया, हाँ 100 रुपए का ही किया, टाइम वर्ड हो गया पर बाद में एक्नॉलेज कर दिया उसने कि मैं तो वो दोबारा लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। बताओ और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर 80 रुपए का चेक इशू किया है, फिर 80 का स्टार्ट होगा, फिर वो 20 है वो उसका वो टाइम बताओ मुझे। ए ने बी को 100 रुपए दिए थे, टाइम पीरियड का उसका 2010 में दिए थे, 3 साल तक उसने पैसे वापस नहीं मांगे, तो टाइम बार्ड हो गया क्रेडिट। उसके बाद बी ने 2014 में वापस दोबारा उसको 100 रुपए का चेक बना के दे दिया, टाइम बार्ड होने के बाद वो बाउंस। तो उसने 138 की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी बी के अगेंस्ट। सवाल ये उठा, बी ने चैलेंज कर दिया कि ये प्रोसीडिंग्स मेंटेनेबल नहीं है, ठीक है। अब ए की फेवर में क्या था, ए ने बोला कि 2013 तक लिमिटेशन पीरियड था, मैंने अवेल नहीं किया, ठीक है। उसके बाद इसने एक चेक इशू कर दिया, ठीक है। ये एक्नॉलेजमेंट नहीं है, ठीक है। मतलब अदरवाइज जनरल इंग्लिश में इट इज एन एक्नॉलेजमेंट, बट क्योंकि हम वकील हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्नॉलेजमेंट एंड ये टाइम बार डेट वाला। एक्नॉलेजमेंट आपकी 18 में फॉल करती है ऑफ लिमिटेशन एक्ट, जो मैं आपको कराऊंगी। जो आप बात कर रहे हो वो फॉल करता है 25(3) में। सेक्शन 25 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, क्या कहता है? 25 पहले क्या कहता है? ठीक है, वो कहते हैं कि अगर आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसमें आपने एग्रीमेंट तक कंसिडरेशन आई, अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है जिसमें कंसिडरेशन नहीं है तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड, ठीक है। एंड फॉर दैट कंसिडरेशन टू बी वैलिड वो लॉफुल होनी चाहिए। वो कहाँ लिखा है? स्टेट्स में। सेक्शन 23 कहता है कि कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल। 6 तरीके उन्होंने बता दिए हैं कि इन केसेस में इट विल नॉट बी लॉफुल, ठीक है। अब 25 कहता है कि जनरल रूल तो यही है कि विदाउट कंसिडरेशन इट इज गोइंग टू बी वॉइड, पर हम 3 एक्सेप्शंस दे रहे हैं जहां पर इवन दो द कॉन्ट्रैक्ट द एग्रीमेंट इज विदाउट कंसिडरेशन बट इट विल बी डीम्ड
it will be deemed to be valid. ठीक है, और वो डीमिंग प्रोविजन में आता है 25(3) का टाइम बार डेट कि इफ इट इज अ प्रॉमिस मेड इन राइटिंग कि आपने पे करना है एंड साइंड बाय द पार्टी या उसके एजेंट, तो इट विल बी डीम्ड कि इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इवन दो इट इज विदाउट कंसीडरेशन। ठीक है, मैं वर्ड डीम्ड पे एम्फेसिस डाल रही हूँ, आपको एंड में समझ आएगा क्यों। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि उस हिसाब से यहाँ पे एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो गया 3 साल का अगेन। तो हम यहाँ पे ये फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बन गया मुझे 25 अगेन, चाहे उसने 100 किया था चाहे 80 किया था, वो सिर्फ उसी के लिए ऊपर वाले अमाउंट के लिए नहीं स्यू कर सकता, वो जितना इस चेक में अमाउंट है सिर्फ उसी के लिए स्यू कर सकता है, बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑल टुगेदर। इस कॉन्ट्रैक्ट की कंसीडरेशन हो रही है ऊपर स्कोर पे टाइम बार डेट को कंसीडरेशन, तभी तो हमने कहा ना कि कंसीडरेशन तो है ही नहीं यहाँ पर। एक तरह से डीम्ड का मतलब यही हुआ, ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, ये नया आया है और इसमें कोई कंसीडरेशन नहीं है, इसमें सिर्फ प्रॉमिस है, इसमें कोई कंसीडरेशन नहीं है। एंड 25 का जनरल रूल यही कहता है कि कंसीडरेशन नहीं भी होगी नहीं होगी तो वो वॉइड है, लेकिन इन 3 केसेस में विदाउट कंसीडरेशन आल्सो हम वैलिड बना रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इसके बेसिस पे हम 138 का सूट कर सकते हैं एंड इट इज मेंटेनेबल, एंड सारे हाई कोर्ट्स की यही रूलिंग है। ठीक है, कि हाँ ये 138 का सूट जो है मेंटेनेबल है ऑन द बेसिस ऑफ ये वाला प्रॉमिस। ठीक है, अब सवाल आया कि हमने करना है बी की तरफ से कंटेस्ट। बी कहता है ये वाले जो प्रोसीडिंग्स है ये नॉन मेंटेनेबल है। ठीक है, एक तरह हम कह रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, हम बी ये वाली केस लेकर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे, क्योंकि जब आप अपने पेन से खेल रहे थे तभी मैं ये चीज बोल रही थी। ठीक है, इसके लिए बी की कंटेंशन के लिए मैं आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की कुछ प्रिजम्पशंस दिखाऊंगी एंड सेक्शन 138 दिखाती हूँ। मतलब रेडी हो डिस्कस करने के लिए? यस। हाँ जी, क्या हुआ? 4 बजे है ना, अभी तो 3:45 है। करा दो। नेक्स्ट क्लास कौन सी है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का सेक्शन 138 बात करता है डिसऑनर ऑफ चेक की। प्रोसीजर बताया हुआ है एंड आप देखोगे पंजाब वगैरह में मैक्सिमम यही चलता है। एंड फन फैक्ट ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं, हिमाचल वालों ने दिया हुआ। ठीक है, इन्होंने बोला, मैं इसका पूरा 138 की पूरी वर्डिंग्स नहीं पढ़ रही हूँ, जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ा रही हूँ। For the purposes of this section, debt of other liability means a legally enforceable debt or other liability. उन्होंने कहा कि जिस 138 के लिए जो हम केस कर सकते हैं ना, वो हम किस लिए कर सकते हैं? सिर्फ उसी डेट के लिए कर सकते हैं which is legally enforceable, recover हो सकता है। पहली चीज ये। साथ में है 118 की प्रिजम्पशन। सेक्शन 118 कहता है until the contrary is proved, the following presumptions shall be made: that every negotiable instrument was made or drawn for consideration. उन्होंने कहा कि हम ये मान लेंगे कि
138 की प्रोसीडिंग्स के लिए जो आपने जो चेक बाउंस हुआ है दैट वाज इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन, ठीक है। बट अगर हम देखें तो 25/3 का जो कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे कंसिडरेशन तो है ही नहीं, ठीक है। तो अगर 25/3 में कंसिडरेशन नहीं है तो आप यहाँ पे 138 का सूट इंस्टीट्यूट कर ही नहीं सकते, क्योंकि 138 में बोला है कि फॉर एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हम ये मानेंगे कि देयर इज अ कंसिडरेशन। वहां पर सिविल लॉ में उन्होंने ये चीज बना दी है कि आपका हम मान लेंगे कि कंसिडरेशन के बिना भी वैलिड है, लेकिन रूल तो फिर भी वही है कि कंसिडरेशन नहीं है वहां पे भी, लेकिन हम उसको वैलिड बना रहे हैं। फिर यहाँ पर वो कह रहे हैं कि क्रिमिनल लॉ में तो हमने पहला स्टेप ही रखा कि देयर शुड बी कंसिडरेशन। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि फॉर सिविल लॉ आप रिकवरी का सूट डाल सकते हो, बट फॉर 138 का सूट यू नीड टू हैव कंसिडरेशन। एंड अगर एक डीमिंग प्रोविजन हमने लगाना है तो हम उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो रिस्ट्रिक्टिव करते हैं। रिस्ट्रिक्टिव मतलब कि उसी एक्ट के लिए कर रहे हैं हम, ठीक है। हम इसको अननेसेसरली एक्सपैंड करके सिविल से क्रिमिनल में ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। तो मतलब कि 138 की आपकी जो प्रोसीडिंग्स है वो सस्टेनेबल नहीं है, सिविल सूट करो रिकवरी दो। समझ आई? आई समझ? क्या नहीं समझ आया? ये है इंटरप्रिटेशन, ये है वकीलों वाले काम और अगेन जजेस के लिए। क्या नहीं समझ आया बताओ? पुनीत जी समझ आया? किसको नहीं आया और किसको आ गया पहले तो ये बता दो। किसी को नहीं आया? चलो 25(3) क्या कहता है? 25(3) ने कहा कि हम एक एग्रीमेंट आपको दे रहे हैं जिसमें जो जनरल रूल के अगेंस्ट है, जहां पर कोई कंसिडरेशन नहीं है पर फिर भी हम उसको वैलिड बना रहे हैं। ये एक पॉइंट समझ आया? कॉन्ट्रैक्ट तो सबको क्लियर है। सेकंड पॉइंट 138 में उन्होंने बोला कि जो आप चेक काट के दे रहे हो ना, हम ये मानेंगे कि वो चेक जो है फॉर अ कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन बेसिकली क्या होते हैं? रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि अगर आपने मेरे लिए कुछ किया था तभी मैं आपको चेक दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर वो वाला पॉइंट मिसिंग है। There is no reciprocal promise which has been performed. चेक तो मैंने आपको दिया है, चेक में विदाउट कंसिडरेशन है। 25(3) के अंदर वो एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट क्या 138 की प्रोसीडिंग्स हो सकती है उस पे? कोर्ट ने कहा, अगेन मैं कह रही हूँ, एक हाई कोर्ट ने कहा हुआ है हाँ हो सकती है, एक हाई कोर्ट ने कहा नहीं हो सकती, बिकॉज आप सिविल लॉ की डीमिंग फिक्शन की वजह से क्रिमिनल लॉ की लायबिलिटी नहीं लगा सकते। तो मतलब आप 138 की प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते हो, आप जाके सिविल सूट की रिकवरी का सूट डालो, ठीक है। तो हम मान रहे हैं वहां पर कि वो वैलिड है तो वो विदाउट कंसिडरेशन ही, और ये रूल जो है 118 की प्रिजम्पशन के खिलाफ जा रहा है। तो इस बेसिस पे आप 118 वाली प्रिजम्पशन की बेसिस पे आप 138 वाली प्रोसीडिंग्स स्ट्रक डाउन करवा सकते हैं। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती, सिविल प्रोसीडिंग्स एप्लीकेबल। समझ आइए? तो ये होते हैं इंटरप्रिटेशन कि आपने कैसे अपने क्लाइंट को बचाना है, ठीक है। एंड कहां से? जजेस एस्पेक्ट से कि आप कैसे न्यू इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो व्हिच शुड बी वैलिड, व्हिच शुड बी जस्टिफाइड। ऐसे ही कि ऐसे ही वैलिड इनवैलिड सीट्स को कर दिया आपने, ठीक है। तो आप लोगों का काम ये है कि आपने जजमेंट्स ढूंढ के लानी है फॉर और अगेंस्ट दोनों वाले। क्लियर है? आप लोगों को फिर से टाइम मिल रहा है, कृपया करके ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। चलो हाँ जी, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जजमेंट है
हाँ जी जी बिल्कुल सच्ची जी।